Hello everyone. So let us start with another important topic of portfolio management, that is capital market theory. मैंने आपको लास्ट वीडियो में मार्कोविट्स मॉडल बताया था। तो कैपिटल मार्केट थ्योरी एक तरह से एक्सटेंशन है मार्कोविट्स मॉडल का, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिवली ये थ्योरी जो है मार्कोविट्स मॉडल को ही एक्सटेंड कर रही है, बट इसके अंदर हमारा कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी है जो हमारी बिल्कुल थ्योरी पे बेस्ड है। तो आप पूरी वीडियो आराम से देखिएगा और फिर मैं आपको इसमें एक दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट थ्योरी। सी कैपिटल मार्केट थ्योरी जो बेसिकली है ये शार्प ने डिस्कवर की थी 1964 में, और जो आपने भी पढ़ा था मार्कोविट्स जो मॉडल था वो 1952 में मार्कोविट्स ने बेसिकली पब्लिश किया था। अब डिफरेंस क्या है कैपिटल मार्केट थ्योरी और मार्केट दैट मार्कोविट्स मॉडल। देखिए कैपिटल मार्केट थ्योरी एक नया सिचुएशन मार्केट में लेकर आती है, एक नया कंपोनेंट लेकर आई जिसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट। रिस्क फ्री एसेट का मतलब क्या होता है? वो एसेट जिस पर कोई रिस्क नहीं होता। रीजन बीइंग इज इट मींस जैसे कई बार होता है कि जैसे हमारे इंडिया में ट्रेजरी बिल्स हम बोलते हैं, टी बिल्स, जो गवर्नमेंट इशू करती है और यूएन से जो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो उस पर कोई रिस्क नहीं होता। तो रिस्क फ्री एक तरह से एक एसेट हो गया जिस पर जो लेंडर है वो बेसिकली लेंड कर सकता है या बोरो कर सकता है एट रिस्क फ्री रेट। मतलब उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है और एक तरह से ये मिनिमम रेट होता है जो मिलना ही चाहिए मार्केट में। तो दैट इज नोन एज रिस्क फ्री रेट। तो यू कैन सी द कैपिटल मार्केट थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड टू शार्प who published this paper in the Journal of Finance in 1964. It extends the Markowitz model to the situation when a risk-free asset is introduced in the capital market. Under Markowitz portfolio theory, the optimal portfolio of risky securities will be different for every investor. If we introduce risk-free asset in the market, which allows the lender to lend or borrow at risk-free rate, this problem of multiple optimal portfolio is resolved. तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे हमने बोला था कि मार्कोविट्स मॉडल में देयर आर एन नंबर ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा वहां पर निकल कर आ रहे थे। तो एक मल्टीपल ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, फिर हमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था जो हमने लिमिटेशन में भी पढ़ा था कि कौन सा पोर्टफोलियो हम सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पर हमने एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज रिस्क फ्री एसेट। तो लेट अस रीड आउट द असम्पशंस ऑफ कैपिटल मार्केट थ्योरी। देखिए सबसे पहली असम्पशन यही है कि जो इन्वेस्टर है वो अपना डिसीजन रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे ही लेंगे, जिसको वो लोग मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजर्स बोलते हैं। और जो सिक्योरिटीज है उसको आप डिवाइड कर सकते हो इनटू एनी फ्रैक्शंस। ये इसकी असम्पशन है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग बिफोर बाइंग, कि भाई आपने खरीदने से पहले ही कोई चीज बेच दी, तो इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर फ्री टू डू। अब यहाँ पर कहते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर नॉट इम्पैक्टेड बाय एनीवन। तो यहाँ पर कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो देखिए फर्स्ट असम्पशन यही है, इन्वेस्टर्स आर मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजर्स इन द मार्केट, व्हिच मींस they take their decisions only on the risk and return. Securities are infinitely divisible. There are no restrictions on short selling. A large number of buyers and sellers exist. Therefore, the prices of the securities are not impacted by anyone. तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। Then there are no transaction cost and taxes. कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट और कोई टैक्सेस नहीं, कोई कमीशन नहीं है। There is a risk-free asset that allows the investor to borrow and lend any amount at the same risk-free rate. मतलब आप borrow भी उस रेट पे करेंगे और lend भी उस रेट पे करेंगे। Investors have homogeneous expectations about expected returns, variances and covariances. This assumption is important to have यूनिक एफिशिएंट फ्रंटियर। तो जब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, सब होमोजीनियस है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, तो हमें एक यूनिक एफिशिएंट फ्रंटियर मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां पर सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है। एंड देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में इसने लिख भी दिया, if the expectations of the investors differ in terms of these data points, several efficient frontiers would exist
एंड कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ पर भाई अगर वो कहता है अगर अलग अलग एक्सपेक्टेशन होंगी तो बहुत सारे एफिशिएंट फ्रंटियर आएंगे और फिर दोबारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो जनरली हमारे केस में क्या होगा कि दे हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज CML, कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट रीड आउट देन आई विल एक्सप्लेन। और ये जो फॉर्मूला यहाँ मैंने दिया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। व्हेन अ रिस्की एसेट इज इंट्रोड्यूस्ड, द एफिशिएंट फ्रंटियर बिकम्स स्ट्रेट लाइन which originates from the risk-free return on y-axis and is tangent to the original efficient frontier at point M। तो ये देखिए, ये हमारा सेम जो मार्कोविट्स मॉडल में पढ़ा था, वाई एक्सिस पर हमारा आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और एक्स एक्सिस पे हमारा रिस्क आ गया जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस बोल सकते हैं। रिस्क फ्री रेट, ये जो रेट है ये तो हमें मिलना ही चाहिए, इस पे कोई रिस्क नहीं है। तो ये मान लीजिए ये 5% फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, तो ये 5% का तो रिटर्न हमें मिलेगा ही। यहाँ पर आप लेंड भी कर सकते हो और बोरो भी कर सकते हो। तो वो कहता है जब आपने रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस कर दिया द एफिशिएंट फ्रंटियर बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये रिस्क फ्री रेट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे बिकॉज ये रेट तो सबको मिलना ही है। और जब ये वाला फ्रंटियर जो है, ठीक है, हमारे ओरिजिनल फ्रंटियर से मैच मीट करेगा, टेंजेंट जाएगा, तो वो हमारा जैसे इस पॉइंट में हो गया M, तो ये हमारा हो गया दैट इज अ न्यू एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है भाई, ओरिजिनली तो हमारा ये वाला था जो हमने पीछे भी पढ़ा A और B वाला, और ये जो CML ने भी बनाया स्ट्रेट लाइन वाला, ये हमारा बेसिकली एक तरह से क्या हो गया, जो हमारे को रिस्क फ्री एसेट ने बना कर दिया। और जहां पर ये दोनों टेंजेंट हो रहे दैट इज एट पॉइंट M, तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, एफिशिएंट फ्रंटियर, न्यू एफिशिएंट फ्रंटियर। तो देखिए ये लिखा हुआ है, व्हेन अ रिस्की एसेट इज इंट्रोड्यूस्ड द एफिशिएंट फ्रंटियर बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एफिशिएंट फ्रंटियर स्ट्रेट लाइन बन गया, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिस्क फ्री रिटर्न ऑन वाई एक्सिस। तो वो यहां से ओरिजिनेट होकर स्ट्रेट लाइन जा रही है एंड इज टेंजेंट टू ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर एट पॉइंट M। और ये हमारा ओरिजिनल फ्रंटियर था और ये M पर टेंजेंट हो रहा है। दिस न्यू एफिशिएंट फ्रंटियर विच इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट लाइन, जिसको हम बोलते हैं CML। ठीक है, तो ये जो नया फ्रंटियर है हमारा, इसको हम CML बोलते हैं और ये हमारा ओरिजिनल फ्रंटियर। तो CML की इक्वेशन उन्होंने बताई, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, इट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट ERM, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, माइनस रिस्क फ्री रेट, जिसको हम, मैंने CAPM मॉडल में भी आपको पहले बताया हुआ है, जिसको हम रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी दी हुई है, आप इस फॉर्मूले की फुल फॉर्म यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये फॉर्मूला और इसकी एब्रीविएशंस आप लिख लेना, क्योंकि जब मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी और कौन सा एफिशिएंट है कौन सा एफिशिएंट नहीं है। अब हम इस CML के बारे में ही कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट अस रीड आउट द कैपिटल मार्केट लाइन फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं, आप ये देखिए, ये CML जो लाइन है ये स्ट्रेट जा रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के बीच में स्ट्रेट लाइन, और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। तो सी इट शोज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। लीनियर मतलब अगर रिटर्न 10% से बढ़ेगा तो रिस्क भी 10% से बढ़ेगा, तो एक तरह से लीनियर इस तरीके से होता है, सेम प्रोपोर्शन। एवरी पॉइंट ऑन CML shows an efficient portfolio which is a combination of efficient portfolio M and risk, जो भी हमने देखा उसमें डायग्राम। At the intercept of CML is the risk-free rate, which shows that there is no risk. The return must be equal to risk-free rate। तो कहने का मतलब क्या है, ये इंटरसेप्ट यहां से अगर ये वाला पॉइंट है तो यहां पर कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, तो वही आपको बता रहा है देयर इज रिस्क फ्री रेट विच शोज देयर इज नो रिस्क, और रिटर्न जो है रिस्क फ्री रेट के इक्वल होगा। द स्लोप ऑफ CML इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क मतलब, जैसे भी मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूले में
ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्क प्रीमियम। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेना, सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। तो वो हमारा एक तरह से स्लोप होता है सीएमएल का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एक पार्ट पूछ लेता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ सीएमएल। और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, रिवॉर्ड फॉर टाइम प्लस रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ टोटल मार्केट रिस्क इनटू टोटल पोर्टफोलियो रिस्क। तो कहने का मतलब क्या है, इसने ऐसे बोल दिया रिवॉर्ड फॉर टाइम मींस रिस्क फ्री रेट, और ये सारा इसने इस तरह से लिख के दिखा दिया आपको, बट आप फॉर्मूला याद रखना इसमें। देन कंटिन्यूइंग द फीचर्स, द कैपिटल मार्केट लाइन शोज दैट the return of portfolio depends on risk-free rate and the reward per unit of market risk and risk of the portfolio. The higher the risk, the greater will be the expected return. ये तो आपको पता है, high risk, high return. A linear and positive relationship between expected return and risk of the portfolio. CML originates from risk-free rate and hence it is the intercept of CML, starting point of CML. The slope of CML is the reward to variability ratio, जो मैंने आपको बताया रिस्क प्रीमियम से हम डिनोट करते हैं। CML is tangent to the original efficient frontier at point M, the optimal portfolio of risky assets. तो जहां पर हमने उसको स्टडी किया था अभी, only efficient portfolios consisting of a risk-free asset and portfolio M lie on CML. तो बेसिकली क्या है, जो हमारा CML की एक स्ट्रेट लाइन थी उसमें क्या क्या आ रहा है, रिस्क फ्री एसेट प्लस पोर्टफोलियो जो एम वाला पॉइंट था। CML is upward sloping because the price of risk must be positive since investors are risk averse. तो कहने का मतलब क्या है भाई, हम रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, वी आर रिस्क अवॉइडर्स। तो अगर हम रिस्क ले भी रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा रिटर्न बढ़ना चाहिए। The portfolios that lie on CML are efficient portfolio and or a combination of efficient portfolio M, which is optimal portfolio of risky assets and risk-free assets, that is the lending and the borrowing. अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। नाउ यू कैन सी simplified problem of portfolio selection, how to simplify. Now you can see ये हमारा CML की लाइन है और ये हमारा ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर है। एम का पॉइंट हमारा यही है। अब जितना पास हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ रिस्क फ्री रेट आएगा, है ना, और आगे दिखा रखा है लेंडिंग और बोरिंग क्या, ये देखते हैं। अब देखिए, एवरी इन्वेस्टर विल नाउ हैव एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विच इज ऑन CML। जहां पर CML होगा वो हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा, जैसे हमारे केस में M हो गया, ठीक है। और अगर आप लेंडिंग के केस में, अभी हमने पढ़ा था इंडिफरेंस का, हमारे इस तरीके से चलते हैं, मार्कोविट्स मॉडल में हमने किया था, द सेम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट पोर्टफोलियो M एंड रिस्क फ्री एसेट। तो वही आपने पढ़ा, रिस्की एसेट और रिस्क फ्री एसेट का पोर्टफोलियो कौन पर सेम है, ऑप्टिमल, दैट इज पॉइंट M। अब इफ द इट इज द वेट्स अटैच्ड टू दीज डिफरेंट एसेट्स दैट डिफरेंशिएट डिफरेंट पोर्टफोलियोज। अब ये देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अब ये पॉइंट M है, इसके लेफ्ट साइड में जो हमारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक डन। तो यू कैन सी पॉइंट M के लेफ्ट साइड में, पॉइंट M के राइट साइड में, पोर्टफोलियोज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट M, दिस वन, द रिस्क फ्री लेंडिंग एंड हेंस द रेलेवेंट फॉर एंड हेंस आर रेलेवेंट फॉर मोर रिस्क अवर्स एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। This portfolio is referred to as lending portfolio or defensive portfolio। भाई ये lending portfolio क्या होता है भाई, अब रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल प्रेफर कि भाई जितना हम रिस्क फ्री रेट के पास रहेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है तो यहां पर वो लेंड करता है एट मोर क्लोजर टू रिस्क फ्री रेट, दैट इज, इसी को हम बोलते हैं लेंडिंग पोर्टफोलियो। लेंडिंग पोर्टफोलियो मींस वी डोंट वांट टू गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन, हमें चाहे रेट कम मिले बट वो सेफ रहे। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का ये मोटिव होता है, इसीलिए इसको ये लोग बोलते हैं डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अब यहां देखिए I1, I2, I3, तो ये I2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
CML से, तो ये E1 बन गया, इक्विलिब्रियम 1। ये हमारा ओरिजिनल था M। अब आप देखिए, अब ये तो हो गया लेंडिंग डिफेंसिव साइड, ये हो गई बोरोइंग साइड राइट साइड पे। तो देखिए, पोर्टफोलियोज टू द राइट ऑफ पॉइंट M इंक्लूड्स रिस्क फ्री बोरोइंग एंड हेंस आर रेलेवेंट फॉर लेस रिस्क अवर्स और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली अब देखिए, अब आप कह रहे हो कि भाई ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जितना ऊपर जाता जाएगा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिस्क ये रहा। अगर मान लीजिए इसका रिस्क कितना हुआ और यहां से ये टेंजेंट लाइन अगर आती तो इसका रिस्क कितना होता, तो ज्यादा रिस्क लेने वाले कौन होते हैं? एग्रेसिव इन्वेस्टर, क्योंकि वो कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो रिटर्न भी तो ज्यादा मिल रहा है। तो सी, portfolios to the right of the point M includes risk-free borrowing and hence are relevant for less risk-averse or aggressive investor. This portfolio is termed as borrowing or aggressive portfolio. तो बेसिकली जो थोड़े से रिस्क अवर्स ज्यादा होते हैं वो लेफ्ट में रहना पसंद करते हैं, और जिनको रिस्क लेना थोड़ा पसंद होता है वो राइट में। बिकॉज CML हमारे को क्या बताता है? रिस्क फ्री रेट से लाइन शुरू हुई है और ये हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो था। An investor who does not want to have a risk-free asset, neither lending or borrowing, वो चूज करेगा पोर्टफोलियो M, क्योंकि वहां पर वो क्या है? वो इनडिफरेंट है, ना ही कोई रिस्क फ्री एसेट है ना ही कोई रिस्क की एसेट है। वी आर इनडिफरेंट, ना ही नीदर वी वांट लैंडिंग नीदर वी वांट बोरोइंग। तो ये तो हमारा ओरिजिनल फ्रंटियर था। वी प्रेफर टू रिमेन हेयर ओनली। द कॉमन फीचर ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज दैट they have the same portfolio of risky assets, that is portfolio M. Every investor should hold the same optimal portfolio of risky assets and combine it with risk-free lending or borrowing to meet their risk return requirements. तो कहने का मतलब क्या है? सारे इन्वेस्टर्स को सेम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो चूज करना चाहिए, बट उसको जो रिस्क फ्री लेंडिंग और बोरोइंग का बेनिफिट लेना है वो उसके साथ उसको मर्ज कर। इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट हमारा यही है, टॉबिन्स सेपरेशन थ्योरम, और जिसको हम सेपरेशन थ्योरी भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये लेंडिंग और बोरिंग दो अलग एस्पेक्ट हैं, तो ये कैसे हम इसको स्टडी करेंगे? तो इसमें देखिए, एज पर दिस थ्योरम द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस आर सेपरेट। एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स। अ फाइनेंसिंग डिसीजन इज द डिसीजन टू लेंड और बोरो। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा हूं तो मेरा मेन काम है कि मुझे इन्वेस्ट करना है रिस्की एसेट्स में, और फाइनेंसिंग डिसीजन इज द डिसीजन टू लेंड और बोरो। इन कैपिटल मार्केट थ्योरी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर सेम फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। अभी हमने पढ़ा कि सारे इन्वेस्टर्स होमोजीनियसली बिहेव करेंगे, implying that everyone is investing in the same market portfolio। तो सब सेम मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ फर्क किसका आएगा कि फाइनेंसिंग सब अलग अलग कर रहे हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स। सम इन्वेस्टर्स टू प्रेफर टू लेंड व्हाइल अदर्स प्रेफर टू बोरो। तो अभी हमने क्या पढ़ी थी लास्ट लाइन? लास्ट लाइन वाज दैट आप अपना सेम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो रखो, बट आप उसको किससे कंबाइन करो? अगर आप लेंडिंग पार्ट कर रहे हो तो आप इससे कंबाइन करो, अगर आप बोरिंग पार्ट कर रहे हो तो इससे कंबाइन करो। तो ये इसके अंदर बता रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स। सम इन्वेस्टर्स प्रेफर टू लेंड व्हाइल अदर्स प्रेफर टू बोरो। एंड द लास्ट पार्ट, द सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस हैज इंपॉर्टेंट implications फॉर द कैपिटल मार्केट। देयर इज ओनली वन पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स विच इज द मार्केट पोर्टफोलियो M। वो मार्केट का पोर्टफोलियो है। दिस इज फॉर मार्केट पोर्टफोलियो। I'll show you. M is for market portfolio given in the diagram. और जो lending और borrowing वाला part है, that is basically for individual investors. So you can see there is only one portfolio of risky asset which is market portfolio M. Hence, any security or asset that is not a part of portfolio M cannot survive or exist. Every investor will invest in a market portfolio differing only in the amount of इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप ऊपर नीचे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपका पोर्टफोलियो आपको स्टेबल रिटर्न्स नहीं देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं होगी। तो प्रेफर टू इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो ओनली, एंड डिफरेंस सिर्फ किसका होगा? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का।
तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस entire capital market theory is clear to you, because this is a quite complicated Markowitz and capital market theorem. But आप इसको एक दो बार स्टडी करेंगे और फिर बुक की रेफरेंस भी लेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल की रेफरेंस भी लेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की वीडियोस भी यू प्रेफर टू लर्न, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट मी डिस्कस विद यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस related to this topic, because this question I'm generally discussing because there is a concept of risk free asset. आप नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे CML का, where we'll be discussing very much in details all the practical question. बट ये क्वेश्चन अगर आप कहेंगे एक तरह से आप कहेंगे कि ये इस टॉपिक का नहीं है, बट ये रिलेट उससे करेगा, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक दैट इज रिस्क फ्री एसेट. सो लेट मी डिस्कस विद यू, बिकॉज रिस्क फ्री रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है हमने CML में ही डिस्कस किया है, कैपिटल एसेट थ्योरी में डिस्कस किया है. सो एक क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%, सो आई विल राइट हेयर RF इज 10%. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन BSE सेंसेक्स, प्लीज रिमेंबर BSE सेंसेक्स मतलब मार्केट हो गया, सेंसेक्स मार्केट. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, सो वी विल राइट हेयर लाइक 18%. Risk measurement by standard deviation of BSE index, so let's say standard deviation of market is 5%. Standard deviation of market is 5%. How would you construct an efficient portfolio to produce an expected return of 16%? तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर वो आपसे दो चीजें बोल रहा है. क्या बोल रहा है, कह रहा है आपके पास दो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के. पहला जो है आप रिस्क फ्री एसेट में कर सकते हो, रिस्क फ्री एसेट. क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा. रिस्क फ्री एसेट, अच्छा रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न कितना है, 10%. वो आपने यहाँ देख लिया, रिस्क फ्री रिटर्न बोल रहा है वो आपको. लेकिन आपको ये भी पता है रिस्क फ्री एसेट में जो आपका रिस्क होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसका तो कोई रिस्क होता ही नहीं है. दूसरा आपके पास बना रिस्की एसेट. रिस्की एसेट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर हम ले रहे हैं मार्केट को, तो मार्केट का रिटर्न आपको कितना बोल रहा है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 18% एंड 5%. तो कहने का मतलब क्या है, मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना है, जो मुझे उस पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 16% दे. 16%. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इसमें वो आपसे कह रहा है कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, एक तो या तो हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें या हम किसी रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर दें. अब वो आपको ये बोल रहा है कि मैं कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करूं कि मुझे पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 16% मिल जाए. तो आई हैव वन एसेट दैट इज रिस्क फ्री एसेट, जिसका रिस्क फ्री रिटर्न हमें गिवन था, और एक मेरे को मार्केट के बारे में बोल रहा था जो रिस्की होती है, मार्केट इज ऑलवेज रिस्की. तो इसलिए अब मैंने दूसरा, तो ये मेरा हो गया एक ऑप्शन, लेट से सिक्योरिटी 1 हो गया एक तरह से, और ये मेरी सिक्योरिटी B हो गई, 1 और 2 और A और B. ठीक है, लेकिन हम अपना नॉर्मल ही करेंगे. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने आपको यहाँ समझाया. तो अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो. अब इन दोनों से मिलकर हमें पोर्टफोलियो बनाना है. एफिशिएंट पोर्टफोलियो बाय कंबाइनिंग मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री एसेट. तो प्लीज़ ये मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आप कल को जब नोट्स बना रहे हैं तो आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करेंगे तो आपको ये रीज़न समझ में आए. ठीक है, तो ताकि हमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो का होगा जो हमें 16% का रिटर्न देगा. तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम कितना पैसा किस में लगाएंगे. लेट अस अज्यूम वेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, जो मार्केट में पैसा लगाना है, मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ
हमें नहीं पता कितना पैसा लगाना है, तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ इज डब्ल्यू। सो द वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज W1 और 1 माइनस डब्ल्यू, सॉरी नॉट W1, 1 माइनस डब्ल्यू। 1 माइनस डब्ल्यू क्यों किया? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया टोटल ऑफ वेट्स 1 होता है। अगर आपने किसी में 0.2 लगाया है तो नेक्स्ट में कितना आएगा 0.8, तो इसलिए हमने इसको 1 माइनस डब्ल्यू किया। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने मार्केट पोर्टफोलियो में 40% लगाया तो 1 माइनस 40.4 कितना हो जाएगा 60%, का मतलब मैंने रिस्क फ्री एसेट में लगाया, तो इससे मैंने 1 माइनस डब्ल्यू लिखा। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वी कैन कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो बाय कंबाइनिंग मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री एसेट, आप इसको ऐसे भी लिख लेना, टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 16%। वैसे तो हमने पहले भी लिख लिया बट कोई बात, आप ऐसे कर लेना। अब आपको पता है जब भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला होता था W1 R1 एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस W2 R2, या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है W1 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1 प्लस W2 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 2। वो एक ही चीज़ है, ये एवरेज रिटर्न एक ही मतलब होता है। तो आप यहाँ देखिए इसका हमने वेट कितना लिया, फर्स्ट वाले का मार्केट पोर्टफोलियो का W, और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था 18, तो एक तरह से W इंटू 18 प्लस इसका हमने कितना लिया था वेट का 1 माइनस डब्ल्यू, और इसका रिटर्न कितना है रिस्क फ्री एसेट का, दैट इज 10। तो इसका मतलब एक तरह से रिस्क फ्री एसेट हमारा W2 हो गया और R2 हो गया। इस तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 16 हमें गिवन है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा 16 18W प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 10W। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कितना आएगा हमारा, ये 10 इधर आके माइनस हो गया तो 6, 18 में से 10 गया 8W, तो W की वैल्यू क्या आ रही है, कितनी आएगी बताइए 16/8, तो कितना आएगा आपका आंसर 0.75। ये किसका आ गया हमारा मार्केट पोर्टफोलियो का, ठीक है, मार्केट इंडेक्स का। और 1 तो W का मैंने यहाँ किसका लिख देता हूँ, लेट्स से आई एम राइटिंग हियर फॉर मार्केट वेट, जिसको हम एक तरह से BSC भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर BSC सेंसेक्स बोल रहा है, इसका वेटेज आ गया ये। अच्छा, रिस्क फ्री एसेट का कितना आएगा 1 माइनस 0.75, तो ये आपका कितना आएगा 0.25। तो इसका मतलब 75% इन्वेस्टमेंट आपको किस में करनी पड़ेगी, मार्केट कौन सी है BSC सेंसेक्स, और आपको 25% इन्वेस्टमेंट किस में करनी पड़ेगी रिस्क फ्री एसेट में, तभी आपको क्या मिलेगा 16% का रिटर्न। तो इस तरीके से आप करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे हमने निकाल लिया, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, hence 75% investment should be made in market index and 25% in risk free asset टू जनरेट, और टू अर्न भी कर सकते हो आप, लेट्स से मैं आई राइट हियर टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 16%। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यूजिंग द वेट्स। बट यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बोल रहा है, व्हाट वुड बी इट्स रिस्क, भाई रिस्क क्या होगा इस पोर्टफोलियो का। सो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, so what I'll do is I'll do here only so that you can see an entire calculation. So let me use another color pen which can highlight this point, what would be its risk। तो देखिए रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए ना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो स्क्वायर रूट वाला, बट यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो रिस्क के लिए स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
I will calculate it here only because it is very small. Why it is small? अब आप यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए भाई, ये तो रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट में तो उसका जीरो ही हो गया वो, ठीक है। तो बचा किसका, जो मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंपल, आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू W, ये वाला जो W था, इनटू रिस्क ऑफ द मार्केट और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट। तो ये कितना आएगा, दैट इज 0.75 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 3.75%। तो हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क कितना हो गया 3.75 बाय, बिकॉज जो रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट है, उसका रिस्क कितना था, जीरो, वो ये रहा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो हम स्क्वायर रूट करके लगाते हैं, W1R का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए वो इसलिए नहीं लगाया बिकॉज इस क्वेश्चन में ना हमारे पास कोई पोर्टफोलियो में हमारे पास कोई कोरिलेशन की वैल्यू गिवन है, ना ही कोई कोवेरियंस की वैल्यू गिवन है, तो हम वो लगा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आपको ये वाली बात है तो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि वो सारी वैल्यू जीरो बन जाएगी। कैसे बन जाएगी जीरो, मैं उसका भी आपको प्रूफ दे सकता हूँ। तो लेट मी डिस्कस विद यू, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ 3.75, तो आप इसका याद रखना, मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बता रहा, बट आपको पता लगना चाहिए 3.75 कैसे आई। तो देखिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ ये फॉर्मूला लगा के। जनरली हमारा जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो होता है उसका फॉर्मूला होता है W1 स्क्वायर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2W1 W2, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखते थे या तो कोवेरियंस लिख देते थे, कोवेरियंस ऑफ 1,2, और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, R स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2। अब आप यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए, 1 तो हमारा यही है, ठीक है, तो 1 तो हमारा यही है, तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए W1 का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ 0.5625 आएगा, इंटू स्टैंडर्ड एविएशन 1 का स्क्वायर 25 प्लस, अब इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 जो हमारा रिस्क फ्री एसेट है वो क्या है, जीरो। आप जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो आएगा, प्लस 2W1 W2 R स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2। अब ये जो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 है ये भी जीरो है, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, तो ये सारी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो बचेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 0.5625 आप करके देखिए कैलकुलेटर्स पे, ये वाली जो वैल्यू है इंटू 25, तो आपको मिलेगी 14.0625। इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे ना, इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आप देखना आपको आंसर कितना मिलेगा, दैट इज 3.75%, और हमारा भी कितना आ रहा था 3.75%। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई रिस्क फ्री एसेट वाला आता है तो हम ये बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाते, रीजन बीइंग इज क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो जीरो बन जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एविएशन 2 यहाँ है और स्टैंडर्ड एविएशन इसका जीरो है, तो ये वाली वैल्यू पूरी जीरो बन गई, ये वाली वैल्यू जीरो बन गई, बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला। तो हम इसको इस केस में फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ CML इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस अबाउट CML, जो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर देगा, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्टिकुलरली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और एक ही बार आया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू।